नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप हैं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर और मैं हूं पीयूष द्विवेदी। दोस्तों, डीआरडीओ टेक है के लिए सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। उनके लिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और जितना भी हो सके अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग ना होने की वजह से आपको अच्छे नंबर अचीव करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी उसे भी देख लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं इस कुछ क्वेश्चन पर। फुल पिच वाइंडिंग का क्या मतलब है? फुल पिच वाइंडिंग वे वाइंडिंग होती है इसमें कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर होता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मतलब बताते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग वे होते हैं जिनमें कॉइल स्पैन पोल पिच से कम होता है। इन वाइंडिंग को शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग भी कहते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के फायदे। इसके फायदे हैं कॉपर अंत कनेक्शन के लिए सहेजा जाता है, ईएमएफ की तरंग में सुधार होता है और वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को साइन वेव की अनुमानित किया जा सकता है और इन वाइंडिंग में विकृत हार्मोनिक को भी कम किया जा सकता है। नुकसान क्या है दोस्तों बताते हैं। वाइंडिंग में कॉइल के चारों ओर कुल वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज जो दो कॉइल में प्रेरित होता है वह चरण से बाहर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोल के टुकड़ों और आर्मेचर के बीच हवा का अंतर बहुत छोटा क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उच्च मूल्य पर क्षेत्र को ताकत बनाए रखने के लिए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ताकत बनाए रखने के लिए, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। यदि आवश्यक वोल्टेज का उत्पादन हवा के लिए बड़ा अंतर होगा तो मजबूत वायु अंतराल की आवश्यकता होगी, इसलिए हवा का अंतर बहुत छोटा रखा जाता है। इसका यह कारण है कि हवा के अंतराल की तुलना में फ्लक्स लाइनें लोहे के माध्यम से बहुत तेजी से गुजर सकती हैं। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कम प्रतिरोध होता है जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है। ऐसा क्यों होता है? बात करते हैं जनरेटर के मामले में श्रृंखला वाइंडिंग पूर्ण लोड करंट लेती है, इसलिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसे बहुत कम घुमाव की आवश्यकता होती है, इसलिए श्रृंखला फील्ड वाइंडिंग में कम प्रतिरोध होता है। लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग के मामले में शंट प्रतिरोध के आर पार पूर्ण भार वोल्टेज होता है, इसलिए इसमें करंट को सीमित रखने के लिए बड़ी संख्या में घुमाव की आवश्यकता होती है, इसलिए शंट फील्ड वाइंड का उच्च प्रतिरोध होता है। डीसी जनरेटर के समांतर प्रचालन के लिए संतुष्ट होने वाली शर्तें क्या हैं? इसकी ध्रुवता समान होनी चाहिए, जबकि अगर ध्रुवता समान नहीं होंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। जनरेटर में समान वोल्टेज होना चाहिए। भार परिवर्तन के साथ वोल्टेज का रेशियो जो होता है वो बदलना चाहिए। जनरेटर के सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से आप जोड़ दें। जनरेटर चलने से पूर्व प्राइम मूवर के स्थिर और समान घूर्णी गति विशेष होनी चाहिए, यानी कि घूर्णन गति भी लगभग समान होनी चाहिए। डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? योक, पोल्स, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस। कम्यूटेटर क्या है दोस्तों? जहाँ तक रही बात कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर एक ऐसा उपकरण है जो जनरेटर में वैकल्पिक, यानी कि वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ को करंट या ईएमएफ को डीसी ईएमएफ में परिवर्तित करता है, कम्यूटेटर कहलाता है। मोटर के मामले में यह यूनी डायरेक्शनल टार्क पैदा करता है। बात करते हैं प्रतिक्रियात्मक वोल्टेज क्या है। यह एक कॉइल में कम्यूटेशन से गुजरता है, ईएमएफ प्रेरित करता है और इस प्रेरित ईएमएफ को रिएक्शन वोल्टेज कहा जाता है। एक आर्मेचर कॉइल में कुल स्वाधिष्ठापन होता है। जब कॉइल कम्यूटेशन से गुजरता है तो उस कॉइल में करंट में बदलाव होता है और कम्यूटेशन में निश्चित समय लगता है, यानी कि डेल्टा टी। इस प्रकार कम्यूटेशन से गुजरने वाली कॉइल में सेल्फ ईएमएफ प्रेरित होता है जो कहलाता है एल डी आई बाई डी टी। दोस्तों, विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत पर हम बात करते हैं। जब एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर के लंबवत रखा जाता है तो कंडक्टर खुद को और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत बल का अनुभव करता है। यांत्रिक बल के उत्पादन के पीछे मुख्य सिद्धांत विद्युत प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया है। किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाने के लिए बल के दाहिने हाथ के नियम का पता लगा सकते हैं। विद्युत मोटर कितने प्रकार के होते हैं? एसी, डीसी आप सभी जानते होंगे। एसी मोटर क्या है? जो एसी पर कार्य करते हैं, सीधी बात बताते हैं आपको, ठीक है। एसी पर जो कार्य करते हैं उन्हें एसी मोटर कहते हैं, जो डीसी पर कार्य करते हैं उन्हें डीसी मोटर कहते हैं। इसमें
डीसी मोटर यांत्रिक रूप से कम्यूटेटेड इलेक्ट्रिक मोटर कहलाते हैं, जो डायरेक्ट करंट द्वारा संचालित होते हैं। डीसी मोटर के फायदे और नुकसान की बात करते हैं तो डीसी मोटर के जीवन काल लंबा होता है, इनके रखरखाव कम होता है, दक्षता उच्च होती है, उच्च होल्डिंग टार्क होता है, प्रेसिजन पोजिशनिंग होती है। इनके नुकसान क्या है? शुरुआती कीमत ज़्यादा होती है, इनके संचालन में नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है या महंगी होती है एसी मोटर की अपेक्षा। दोस्तों बात करते हैं एसी मोटर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो एसी मोटर की लागत कम होती है, इनका जीवन काल लंबा होता है, दक्षता उच्च होती है, उच्च रेटिंग में उपलब्ध होते हैं, ये मानकीकृत प्रकारों में उपलब्ध होते हैं, यानी कि प्रॉपर रेटिंग। बात करते हैं दोस्तों एसी मोटर के नुकसान। गति नियंत्रण के लिए चर आवृत्ति स्रोत की आवश्यकता होती है और हाई स्टार्टिंग इनरश करंट की आवश्यकता होती है। स्लिप की बात करते हैं। स्लिप क्या है दोस्तों? स्लिप समकालिक गति और रोटर की वास्तविक गति की अंतर होता है। स्लिप का सूत्र है स्लिप बराबर NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस N यानी कि रोटर स्पीड अपॉन NS। इसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा दोस्तों आप स्लिप का स्पीड ज्ञात कर पाएंगे। दोस्तों ये थे 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके DRDO ही नहीं बल्कि सभी टेक्निकल एग्जाम में काम आने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।